ओके जी। तो इसी क्वेश्चन का लास्ट टाइम हमने किया, क्वेश्चन वन का पार्ट जी। कहता है कि रिड्यूस द एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन द पर ऑक्साइड आयन। भाई पर ऑक्साइड आयन दैट इज O2, O2, और चार्ज क्या है इसका 2 माइनस। तो इसका अगर मैं चार्ज निकालूं तो कैसे निकालूंगा? 2x इज इक्वल टू -2 and x is equal to -2/2, that is equal to -1. Okay. Define the term enthalpy change of formation। आ जाएगी, स्क्रीन आ जाएगी अभी। डिफाइन द टर्म इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन। तो इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन मुझे फाइंड आउट करना है भाई। मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन? सो कैलकुलेट कैसे करूंगा? तो वो उसमें आगे आपको वैल्यू दी हुई है, लेकिन यहाँ पर आपको डेफिनेशन बतानी है उसकी। सो एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी एंथैल्पी चेंज मोल ऑफ a compound is formed is formed from its elements in their standard states। इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट्स। ओके। फिर कहता है कि अब आप बता दो जरा फॉर्मेशन क्या होगा भाई इसका। तो बना लो जरा हैश साइकिल। MgO2 की इक्वेशन आपको इन्होंने दी हुई है, दैट इज MgO प्लस H2O2। MgO प्लस H2O2 एरो MgO2 प्लस H2O। ओके। अच्छा जी। हमने आपको क्या सिखाया था? जितनी वैल्यूज दी होंगी उतने एरोज बनेंगे। कितनी वैल्यूज दी हुई है? 3 दी हुई है, तो मैं 3 एरोज बनाऊंगा। एक MgO के पास, एक H2O2 के पास, एक MgO2 के पास। ओके। एक MgO2 के पास, और H2O को तो छोड़ दो आप, बल्कि H2O भी दिया हुआ है, H2O के पास ही बनेगा। MgO2 तो आपको फाइंड आउट करना है। ओके। ये लो जी, ये H2O भी आ गया आपके पास, सेट हो गया जी। ओके हो गया। सो इसकी वैल्यू आपको ओवरऑल गिवन है, दैट इज -96। MgO की वैल्यू आपको दी हुई है -6O2। H2O2 की है -188। H2O की है माइनस का 286। ये आपको फाइंड आउट करना है। और बस। ओके जी। तो अच्छा, एरोस की डायरेक्शन, ये बच्चा बड़ा कंफ्यूज होता है, तो बेटा याद रखिएगा फॉर्मेशन में एरोस की डायरेक्शन अपवर्ड होगी। एरोस की डायरेक्शन कहाँ होगी? अपवर्ड होगी। सो मैं क्या करूंगा, इसको हटाओ, हटाओ और हटाओ। ओहो। इसको हटाया, इसको हटाया, इसको हटाया और इसको रिमूव किया। अब आइए जरा ऐसे करके। ओके। तो एमजीओ कैसे बना होगा? जब Mg ने रिएक्ट किया होगा ऑक्सीजन के साथ। वाटर कैसे बना होगा? जब हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया होगा। है ना? ये भी हो गया, वो भी हो गया, सब सेट हो गया। बैलेंस करने की इसको जरूरत नहीं है वैसे। तो भाई ये मेरा इनडायरेक्ट रूट है। दिस इज इनडायरेक्ट रूट। डायरेक्ट रूट दैट इज -96 इज इक्वल टू इनडायरेक्ट रूट। ओके। +602 प्लस का 188 प्लस का x माइनस का 286। अब आप बोलोगे सर आपने किसी का साइन चेंज किया, किसी का नहीं किया। जो मेरे रास्ते में आएगा मैं उसका साइन चेंज करूंगा, जो मेरे ऑपोजिट आएगा मैं उसका साइन चेंज करूंगा। भाई कौन कौन मेरे ऑपोजिट आया? ये भी आया, ये भी आया, मैं तो इसका साइन चेंज करूंगा। भाई ये दोनों मेरे ऑपोजिट आए, मैं इसका साइन चेंज करूंगा, सिंपल सी बात है।
अच्छा जी, ओके। ये मेरे ऑपोजिट नहीं आए तो मैं इसका साइन क्यों चेंज करूंगा? मैं भी ऊपर, ये एरो भी ऊपर, मैं नीचे, एरो ऊपर, एरो ऊपर, तो मैं तो साइन चेंज कर दूंगा इसका। क्या कहते हो, है ना भाई? मैं तो साइन चेंज करूंगा इसका। तो अब जब आप इन्हें सॉल्व करेंगे तो बेटा आपके पास आंसर क्या आएगा, बताइएगा जरा बेटा, क्या आंसर आ रहा है? इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो क्या आंसर आ रहा है आपके पास? यानी कि 602 प्लस का 188 माइनस का 286, दैट इज 504, दैट इज x plus 504 is equal to 96. So x would be equal to minus का 96 plus minus का 504, यानी कि माइनस माइनस प्लस 96 प्लस 504 is going to give you 600. ओके, 600 माइनस का, माइनस का 600 सेट हो गया जी। ओके, आसान है, इजी है, बिल्कुल बच्चों वाला है। आगे चलो। फिर क्या कहता है भाई? मैग्नीशियम पेरोक्साइड डिकम्पोजेस स्लोली टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। यूज योर आंसर टू जी पार्ट 3। ओके, ये वाला आंसर। ओके ओके ओके, पार्ट 3 था ना? हाँ, ओके। कहता है कि एंड डाटा इन द टेबल टू कैलकुलेट एंथैल्पी चेंज ऑफ दिस रिएक्शन। इफ यू आर अनएबल टू ऑब्टेन, नहीं भाई आई एम एबल टू ऑब्टेन, तो मैंने 600 ही लिया है। यानी कि आपको यहाँ पर ईसीएफ मिल जाएगा, एरर कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अगर आपने नहीं भी किया बोला तो खैर होगी, इसके मार्क्स आपको जरूर मिलेंगे। तो आइए जरा इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो MgO2 प्लस, सॉरी, एरो, एरो, MgO प्लस ½ O2। सर यू हैव अपलोडेड द लेक्चर, हाँ। यस, यस हुदा, यस, यस। MgO2, इस रिएक्शन का आपको डेल्टा एच निकालना है, सही है? इस रिएक्शन का, इस रिएक्शन का आपको निकालना है। चूंकि फॉर्मेशन का क्वेश्चन है बेटा ये, तो एरोज में कहाँ बनाऊंगा? अपवर्ड, अपवर्ड, अपवर्ड। ओके। ऑक्सीजन तो आपका डायटोमिक है, इसका तो आपको दिया ही नहीं होगा, तो इसको हम लेते भी नहीं है, जीरो होता है एंथैल्पी चेंज डायटोमिक गैसेस का। दिस इज माइनस का 600 एंड दिस इज एक्स। एमजीओ भी दिया हुआ है ना आपको? एमजीओ भी दिया हुआ है ना आपको? यस, -602, माइनस का 6, माइनस का 602। तो क्या हुआ? ये मेरा इनडायरेक्ट रूट है। तो भाई कौन आया मेरे ऑपोजिट? कौन आया मेरे ऑपोजिट? ये आया। मैं तो नीचे जा रहा हूँ, ये एरो ऊपर जा रहा है, मैं तो इसका साइन चेंज करूंगा। यानी कि डेल्टा एच इज इक्वल टू प्लस का 600 और माइनस का 602। सो द आंसर इज माइनस का 2 kJ/मोल। दिस इज योर आंसर। भाई हेस्लो बिल्कुल मजे वाला टॉपिक है यार, आसान टॉपिक है। फिर क्या कहता है? डिस्क्राइब द ट्रेंड इन द कलर चेंज ऑफ द ग्रुप 17 एलिमेंट्स डाउन द ग्रुप। तो भाई कलर बिकम्स डार्कर, कलर बिकम्स डार्कर। ये तो ओ लेवल्स में भी बताते थे, उसमें भी आता था क्वेश्चन। डिस्क्राइब द रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ द एलिमेंट्स ग्रुप 17 एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। है भाई? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है? ऑक्सीडाइजिंग कौन होता है? जो रिड्यूस्ड इटसेल्फ। सही है, reduces itself। तो reduces means gain of electron, reduced means gain of electron। भाई इलेक्ट्रॉन को गेन करना आसान होता जा रहा है, मुश्किल होता जा रहा है? आप बोलोगे यार सर ये कैसे बताऊं मैं? तो भाई आप साइज को देख लो ना यार, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज हो रहा है ना। ग्रुप 17 की बात कर रहा हूँ ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। साइज बढ़ता जा रहा है डाउन द ग्रुप, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जा रहे हैं, प्रोटॉन नंबर बढ़ता जा रहा है। तो भाई न्यूक्लियस तो दूर होता जा रहा है। जब न्यूक्लियस दूर होता जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है, कम होती जा रही है।
एक मार्क का क्वेश्चन है यार, तो बता दो बस। डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ओके। ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी decreases down the group. Oxidizing agents ability decreases down the group. या आप कह दो कि relative reactivity as oxidizing agent decreases. ओके। फिर कहता है कि SnCl4 का आप हमें बता दो स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग। SnCl4, SnCl4 की कुछ इंफॉर्मेशन दी है। एक तो इसने कहा है कि लिक्विड एट रूम टेम्परेचर है, तो यहाँ से तुम्हें अच्छी तरह आइडिया हो जाना चाहिए कि ये आयोनिक नहीं हो सकता। ये आयोनिक नहीं हो सकता। क्या कहते हो, सही कह रहा हूँ ना मैं? आयोनिक नहीं हो सकता, क्योंकि बेटा आयोनिक का तो सॉलिड एट रूम टेम्परेचर होता है। और फिर कहता है कि विग्रसली रिएक्ट विद वाटर। आयोनिक कंपाउंड तो डिसॉल्व विद वाटर, नॉट रिएक्ट विद वाटर। तो एक तो आपको ये पता लग गया बेटा कि ये कोवेलेंट बॉन्ड है। अच्छा, कोवेलेंट बॉन्ड और क्या क्या आप बता सकते हो? जायंट कोवेलेंट है या सिंपल कोवेलेंट है? आप बोलोगे सिंपल कोवेलेंट है, क्योंकि बेटा लिक्विड एट रूम टेम्परेचर का मतलब क्या है कि लोअर मेल्टिंग पॉइंट होगा। तो लोअर तो सिंपल मॉलिक्यूलर के होते हैं। तो अब मैं इसको क्या लिखूंगा कि सिंपल सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर as it has low melting point and bonding is covalent. Because it is reacting with water. फिर कहता है कि ग्रुप 17 एलिमेंट फॉर्म सॉल्युबल हैलाइड विद सोडियम। ओके, यानी NaCl, NaBr, NaI और ये सब कुछ। डिस्क्राइब व्हाट इज सीन व्हेन डाइल्यूट AgNO3 एंड एडेड टू NaBr फॉलोड बाय एक्वस अमोनिया। भाई आपको क्या नजर आएगा? है भाई, NaBr में क्या नजर आएगा? तो आप बोलोगे जब हम AgNO3 का रिएक्शन करवाएंगे NaBr से, तो आपके पास बनेगा AgBr। AgBr का आपको नजर आएगा क्रीम प्रेसिपिटेट। अगर ये क्लोरीन होता तो आपको नजर आता व्हाइट प्रेसिपिटेट। अगर ये आयोडीन होता तो आपको नजर आता येलो प्रेसिपिटेट। तो येलो पीपीटी हमें नजर आएगी। और अगर आपने उसमें अमोनिया डाल दिया, अमोनिया इज अ फर्दर कंफर्मेशन टेस्ट। बेसिकली ये एक CT टेस्ट है, कंफर्मेशन टेस्ट है फॉर हैलाइड आयंस। तो जब आप उसको अमोनिया में डालोगे, यानी क्रीम पीपीटी को जब आप अमोनिया में डालोगे, सो द पीपीटी पार्शियली डिसॉल्व्स। क्रीम पीपीटी
partially dissolves in ammonia. Okay. NaCl reacts with concentrated sulfuric acid to form HCl and NaHSO4. Explain the difference between the reactions of concentrated H2SO4 with NaCl and with NaI. The answer should refer to the role of the sulfuric acid in each reaction. भाई देखो, concentrated sulfuric acid जो होता है ना बेटा, concentrated sulfuric acid जो होता है ना, ये सिर्फ एसिड नहीं है, बल्कि ये एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। अगर नहीं पता है तो आप इसको पल्लू से मान लो अपने कि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इफ दिस इज कॉन्सेंट्रेटेड। तो और अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या देखा कि जो हैलाइड आयंस हैं बेसिकली दे आर रिड्यूसिंग एजेंट। हैलाइड आयंस जो हैं दे आर रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट खुद को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जाहिर सी बात है, फ्लोराइड मींस F माइनस, क्लोराइड मींस Cl माइनस, I माइनस, Br, तो जाहिर सी बात है इनके पास -1 चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन का लॉस करेंगे। आसानी से कौन लूज करेगा, आयोडीन। आप बोलोगे क्यों, मैं बोलूंगा क्योंकि आयोडीन का साइज बड़ा है, इलेक्ट्रॉन के साथ अट्रैक्शन कम है, तो आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है एज कंपेयर टू Cl माइनस। Cl माइनस इतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, क्योंकि क्लोरीन का साइज छोटा है, इलेक्ट्रॉन के साथ एफिनिटी उसकी अच्छी है, ज्यादा है, नहीं रूज करेगा, आसानी करेगा लेकिन आसानी के साथ नहीं करेगा। है रिड्यूसिंग एजेंट लेकिन वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, वीक रिड्यूसिंग एजेंट है। ओके, अच्छा जी। लेकिन बेटा अब आपको ये बात भी पता होनी चाहिए कि जब सल्फ्यूरिक एसिड NaCl के साथ रिएक्ट करेगा ना, तो वो एज एन एसिड रिएक्ट करेगा। क्या करेगा वो, एज एन एसिड रिएक्ट करेगा। क्यों, क्यों, क्यों एसिड रिएक्ट करेगा? क्योंकि याद रखना कि आपका जो Cl माइनस है ना, Cl माइनस जो आपका है वो एक वीक रिड्यूसिंग एजेंट है। तो उसको सल्फ्यूरिक एसिड बेसिकली इतना स्ट्रॉन्ग एनफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है कि वो Cl माइनस को Cl2 बना सके, Cl माइनस को Cl2 बना सके। मुकाबला टक्कर का होना चाहिए, मुकाबला टक्कर का होना चाहिए, क्या कहते हो? तो बेसिकली I माइनस जो है वो मोर पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है एज कंपेयर टू Cl माइनस। सही है। तो I माइनस बेसिकली क्या करता है, I माइनस बेसिकली क्या करता है, वो H2SO4 को ऑक्सीडाइज कर देता है। H2SO4 को क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है। H2SO4 को क्या करेगा वो, ऑक्सीडाइज कर देगा। कौन, I माइनस। तो अब आओ जरा, अब इसमें हम लिखें क्या क्या। सॉरी, रिड्यूस करेगा, क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट है ना हैलाइड आयंस। हैलाइड आयंस क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। और सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सल्फ्यूरिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और हैलाइड आयंस क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट दूसरे को रिड्यूस करते हैं और खुद क्या हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। तो जो I माइनस है ना, उसने सल्फ्यूरिक एसिड को क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। सल्फ्यूरिक एसिड को क्या कर दिया उसने, रिड्यूस कर दिया। लेकिन जो Cl माइनस है, उसने सल्फ्यूरिक एसिड को रिड्यूस नहीं किया। ये बेसिकली ये बात है यहाँ पर। तो अब 3 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, कह रहा है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द रिएक्शंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड। 1 मार्क तो आप ये बताइए कि जब सल्फ्यूरिक एसिड HCl के साथ रिएक्ट करता है तो वो एज एन एसिड बिहेव करता है, और एसिड बेस रिएक्शन आपको उसके साथ मिलेगा। दूसरा आप, और इसका जो I माइनस के साथ रिएक्शन है वो रीडॉक्स रिएक्शन है। दूसरा आप बोलो कि जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो एक्ट्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विद I माइनस, जबकि एक्ट्स एज एन एसिड विद Cl माइनस। फिर आप कह दो कि जब आपका प्रोडक्ट बनेगा ना, तो आयोडाइड के साथ जब रिएक्शन होगा तो आयोडाइड मींस I माइनस। तो I माइनस is a reducing agent, so oxidizes itself. ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। I माइनस ने इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दिया तो आयोडीन सॉलिड बन जाएगा, आयोडीन बन जाएगा, आयोडीन बन जाएगा। तो खुद क्या हो गया वो, खुद क्या हो गया वो, ऑक्सीडाइज हो गया, I2 बन गया। लेकिन क्लोरीन के केस में
क्लोरीन बनना चाहिए ना, यानी क्लोराइड के केस में क्लोरीन बनना चाहिए। जब आई माइनस से आई टू बन रहा है तो सीएल माइनस से सीएल टू बनना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, HCl बन जाता है। लेकिन क्या बन जाता है? HCl बन जाता है। तो अब हम इसको क्या करें? अह, अब मैं इसको लिखता हूं कि H2SO4 behaves as an acid with NaCl, as an acid with NaCl, but oxidizing, but behaves as an oxidizing agent with NaI, as as sulfuric acid reacts with sulfuric acid, sulfuric acid oxidizes I minus into I2, I minus into I2, but sulfuric acid does not oxidize Cl minus into Cl2, but HCl is formed. HCl is formed. सही है। फिर the hydrogen halides are useful reagents in organic and inorganic reactions. HX यानी कि HCl, HBr, HI. Describe and explain the trend in the boiling points of the hydrogen halide HBr, HCl and HI. तो ऑब्वियस सी बात है कि ये डिपेंड कर रहा होगा इनकी इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पर। अगर इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर हैं, यानी कि वैन वॉल फोर्स, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा है, उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा है। लेकिन अगर ये वाली फोर्सेस वीक हैं तो भाई, तो इनके बॉइलिंग पॉइंट कम होंगे, जाहिर सी बात है। तो और वेंडर वॉल फोर्स डिपेंड करती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर। तो भाई डाउन द ग्रुप जब आप जा रहे हो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते जा रहे हैं? बढ़ते जा रहे हैं। बढ़ने से क्या होता है? वेंडर वॉल फोर्स बढ़ती है, उससे क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट विल इंक्रीज। तो हम कहेंगे कि as we go down the group, okay, proton number of halogen increases. As a result, van der Waals force of attraction, or you can say IDID force, increases. तो इसी वजह से इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है increases. सही है। Describe and explain the trend in the thermal stability
ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब ये है कि हीट करने पे ये कितना स्टेबल है, हीट करने पे ये कितना स्टेबल है। तो याद रखना बेटा, जब भी आप हाइड्रोजन हैलाइड को यानी कि HCl को आ, ओके 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 हुदा, ओके ओके, कल 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 कर लेते हैं कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस, ओके कल कर लेंगे ओनली कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस। ये पेपर कंप्लीट हो जाए फिर इंशाल्लाह मैं वो ही करवा दूंगा कैलकुलेशन। फिर कहता है कि अच्छा, जब थर्मल स्टेबिलिटी होती है ना, तो आपका पूरा कंपाउंड ब्रेक डाउन होता है, यानी कि थर्मली ब्रेक डाउन हो जाता है। लेट्स सपोज मेरे पास HX है, HX को जब मैंने हीट प्रोवाइड की तो H अलग हो गया और X अलग हो गया। तो हुआ क्या यहाँ पर, बॉन्ड इज ब्रोकन, बॉन्ड इज ब्रोकन। तो अगर ये बॉन्ड स्ट्रांग हुआ, अगर ये बॉन्ड स्ट्रांग हुआ तो स्ट्रांग हीटिंग इज रिक्वायर्ड, सही कह रहा हूँ ना। और अगर ये बॉन्ड वीक हुआ तो लो हीटिंग इज रिक्वायर्ड। तो अब वो आपको उन्होंने पहले ही बता दिया कि एक्सप्लेन द ट्रेंड इन द थर्मल स्टेबिलिटीज ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। अब आप एक काम कीजिएगा कि आपको जो डाटा प्रोवाइडेड होगा, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ बॉन्ड एनर्जी की मैं किसकी बात कर रहा हूँ, बॉन्ड एनर्जी की। तो भाई HF, HCl, HBr, HI, याद रखिएगा बेटा कि इनकी जो बॉन्ड एनर्जी है ना, इनकी जो बॉन्ड एनर्जी है ना वो कम होती जा रही है। HCl की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है, मतलब बॉन्ड मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द HCl एंड लीस्ट एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक HI। जब लीस्ट एनर्जी रिक्वायर्ड, तुम थोड़ी सी भी हीट दोगे वो टूट जाएगा, मींस लेस थर्मली स्टेबल है। दिस इज नॉट मोर थर्मली, दिस इज लेस थर्मली स्टेबल, दिस इज लेस थर्मली स्टेबल। थर्मली स्टेबल वो होता है कि ऑन हीटिंग वो ब्रेक डाउन ही नहीं हो रहा, बड़ा ढीठ कंपाउंड है यार, टूट ही नहीं रहा भाई, टूट ही नहीं रहा यार, आप कुछ भी कर लें ब्रेक डाउन ही नहीं हो रहा। तो मैं केमिस्ट्री की लैंग्वेज में कहूंगा नहीं यार ये तो थर्मली स्टेबल है यार। तो क्यों हो रहा है ऐसा, डिपेंडिंग ऑन बॉन्ड एनर्जी, डिपेंडिंग ऑन बॉन्ड एनर्जी। तो बेटा याद रखिएगा, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी decreases from HCl to HI। सो जब बॉन्ड एनर्जी इसकी कम होती जा रही है बेटा, तो द कंपाउंड बिकम्स लेस थर्मली स्टेबल। ओके, आइए जरा, क्या कहता है अब ये, Lucas reagent is a mixture of HCl and ZnCl2. Primary, secondary, and tertiary alcohols can be distinguished by their reaction with Lucas reagent. Alcohols react with the HCl in Lucas reagent to form halogenoalkane. ZnCl2 acts as an homogeneous catalyst for these reactions. What is meaning by the term homogeneous? भाई आपको हम याद करवाएं, अगर हेबर साइकिल में, हेबर सॉरी हेबर प्रोसेस में क्या होता था, नाइट्रोजन गैस इज रिएक्टिंग विद हाइड्रोजन गैस टू फॉर्म अमोनिया गैस। उसमें कैटलिस्ट कौन होता था, आयरन। आयरन तो सॉलिड था, बाकी सारी तो गैसेस हैं। तो बाकी सब कुछ गैस, लेकिन आयरन इज अ सॉलिड, दिस इज कॉल्ड द हीटेरोजेनस कैटलिस्ट। लेकिन ये कह रहा है होमोजेनस, जब सब सेम फेज में, सब के सब गैसेस हो, सब के सब सॉलिड हो, सब सेम फेज में हो। तो अब मैं क्या लिखूंगा, मुझे क्या लिखना चाहिए, all are in same phase। फिर कहता है कि कंप्लीट द इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन यूजिंग स्ट्रक्चरल फॉर्मूले। क्या भाई, क्या 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 कहता है कि इसका रिएक्शन हो रहा है HCl के साथ टू फॉर्म स्ट्रॉन्ग सेकेंडरी हैलोजिनो एल्केन। तो कोई मसला ही नहीं है, एक तो इन्होंने छाप के दे दिया हमें, दूसरा मैंने छाप लिया, ये लो HCl के साथ रिएक्शन हो रहा है, HCl के साथ रिएक्शन हो रहा है, अच्छा जी। तो जाहिर सी बात है OH रिप्लेस हो जाएगा, क्या करूं अब मैं, एज इट इज छापूंगा सारी चीज, C2H4
CH ब्रैकेट में Cl C2H5 और बना H2O। कैसा? आसान है। कहता है कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द टर्शियरी अल्कोहल दैट इज एन आइसोमर ऑफ पेंटेन 3 ऑल। पेंटेन 3 ऑल, पहले मैं पेंटेन 3 ऑल बना लूं, क्या होता है? 1 2 3 4 5। थर्ड पोजीशन पर OH लगा हुआ है। तो बेटा ये तो सेकेंडरी अल्कोहल हो गया। ये तो सेकेंडरी अल्कोहल हो गया भाई। वो क्या मांग रहा है? वो कहता है टर्शरी बना भाई, टर्शरी बनाओ। तो टर्शरी कैसे बनाऊं मैं? ये रहा OH, ये रहा CH3। CH3, कितने कार्बन बच गए? 5 कार्बन थे ना, 3 बिजी हो गए, 2 और बच गए। सही हो गया जी। तो ये है वो टर्शरी अल्कोहल। फिर कहते हैं सजेस्ट द टाइप ऑफ रिएक्शन शोन बाय टर्शरी अल्कोहल्स विद लुकास रिएजेंट। भाई OH माइनस रिप्लेस हो जाएगा किससे? Cl माइनस से। OH माइनस रिप्लेस हो जाएगा Cl माइनस से। सही है। तो वो क्या होगा? सब्स्टिट्यूशन होगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। ओके। नेगेटिव नेगेटिव को रिप्लेस करेगा। सजेस्ट द रिएजेंट्स एंड कंडीशंस फॉर रिएक्शन वन। भाई ये था सेकेंडरी अल्कोहल, ये बन गया कीटोन। सेकेंडरी अल्कोहल में कीटोन में चला गया, तो ऑक्सीडाइज हुआ होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया होगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा? वो KMnO4 होगा। लेकिन एसिडिफाइड होगा। लेकिन क्या होगा? एसिडिफाइड होगा। और हीट अंडर रिफ्लक्स किया होगा। कह रहा है मैकेनिज्म बताओ रिएक्शन टू का। रिएक्शन टू का मैकेनिज्म बताओ। हमने आपको एक ही बात बताई थी कि कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ हमेशा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है। Give the observations you would make when 2,4 dinitro 2,4 DNPH. This is 2, 4 DNPH। ये किसको टेस्ट करता था? कार्बोनाइल कंपाउंड को। कार्बोनाइल को मतलब कि C डबल बॉन्ड O को, मतलब बोले तो सिर्फ और सिर्फ इसको। दिस इज द कार्बोनाइल। इसको कौन टेस्ट करेगा? 2,4 DNPH। अगर कार्बोनाइल है, अगर कार्बोनाइल है तो तुम्हें मिलेगी ऑरेंज पीपीटी। अगर कार्बोनाइल है तो तुम्हें मिलेगी ऑरेंज पीपीटी, और अगर नहीं है तो कुछ भी नहीं मिलेगा। क्यों डज नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म? क्यों भाई? ऑप्टिकल के लिए कायरल चाहिए। ऑप्टिकल के लिए कायरल चाहिए। कायरल का मतलब जब कार्बन के साथ चारों डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड हो। चारों डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड हो। ये तो सेम आ गया, ये अलग है, ये अलग है, लेकिन सेम तो आ गया ना यार। सेम नहीं होना चाहिए भाई। डज नॉट हैव द कायरल सेंटर। डज नॉट हैव अ कायरल सेंटर। क्यू doesn't have a chiral center. Identify the two types of reaction that occurs। भाई एक तो ये आपका एस्टर है। ये क्या है? एंड दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड। बेटा देखो, एस्टर की तो हाइड्रोलिसिस आपकी हो जाती है आराम से, है ना? और आप इस कार्बोक्सिलिक एसिड का दोबारा रिएक्शन करवा लो अल्कोहल के साथ, तो वो एस्टरिफिकेशन हो जाएगी। क्या कहते हैं? यानी एस्टर बना भी सकते हो और एस्टर को हाइड्रोलाइज भी कर सकते हो। सही है। अच्छा जी, फिर कहता है कि मास ऑफ नाइट्रोग्लाइसरीन आप बताइए कि दैट डिकम्पोजेस, यानी कि नाइट्रोग्लाइसरीन
इज दिस, यानी कि दिस, इसका मैथ आपको बताना है। इसके लिए आपको ऑक्सीजन का वॉल्यूम दिया हुआ है, प्रेशर दिया हुआ है, उसका टेम्परेचर दिया हुआ है। तो बेटा एक काम कीजिए, आप इसके मोल निकालें। जब आप इसके मोल निकालेंगे तो मोल रेशो लगाना है इसके साथ, दैट इज 1:4। और फिर जब आपके पास मोल आएगा तो आप मोल का फॉर्मूला लगा लेना, मास फाइंड आउट कर लेना, एमआर से इसको मल्टीप्लाई करा देना। कितना आसान है, देखो कितना आसान है, बिल्कुल बच्चों वाला सवाल है। लेकिन जब इसके मोल तुम निकालोगे ना तो तुम्हें क्या लगाना पड़ेगा, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, यानी कि मुझे क्या निकालने, मोल्स निकालने हैं ना, तो एन वुड बी इक्वल टू पीवी ओवर आर टी। सो प्रेशर इज 1 exponent 5। ओके, वॉल्यूम इज 1.06, लेकिन इसको मीटर क्यूब में होना चाहिए, तो 10⁻³ डिवाइडेड बाय 1000 करा दिया। आर की वैल्यू कांस्टेंट होती है 8.31, और टेम्परेचर केल्विन में होना चाहिए, तो 850 केल्विन आपको ऑलरेडी इन्होंने दिया हुआ है। अब जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो क्या आंसर आएगा देख लो भाई। जो भी आंसर आएगा देख लो उसे, वो आएंगे नंबर ऑफ मोल्स, क्या आएंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, क्या आएंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। भाई मुझे तो नाइट्रोग्लाइसरीन के चाहिए मोल्स यार। तो Ng दैट इज नाइट्रोग्लाइसरीन, और ऑक्सीजन में जो मोल रेशो चल रहा है दैट इज 4:1। मैंने इक्वेशन देखी है, 4 4 4 और ये 1। तो मेरे पास तो इतने मोल आए हैं इसके, ऑक्सीजन की, उसको मैंने यहाँ रखा, दिस इज एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई कराऊंगा, मेरे पास मोल आएंगे किसके, ग्लाइसरीन के, नाइट्रोग्लाइसरीन के। भाई मुझे तो मास ऑफ ग्लाइसरीन चाहिए, नाइट्रोग्लाइसरीन चाहिए, तो मास इज इक्वल टू मिस्टर मोल्स, एमआर ऑफ ग्लाइसरीन। मोल जो यहाँ से आएंगे, ये जो आंसर है ये मोल का आंसर है। एमआर नाइट्रोग्लाइसरीन का आप देख लो कितना होता है। नाइट्रोग्लाइसरीन का एमआर, अल्लाह भला करे, अल्लाह भला करे, आपका 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 3 कार्बन है, 5 हाइड्रोजन है, और वो 3 नाइट्रोजन, और 227 इसका एमआर होगा। इसको मल्टीप्लाई बाय यहाँ के मोल से करवाना, सो आंसर आ जाएगा ग्राम्स में, दैट इज द मास ऑफ नाइट्रोग्लाइसरीन। है ना भाई, इजी क्वेश्चन है, इसको कर लेना बेटा, अच्छी तरह से देख लो, इसको नहीं हो तो फिर आप मुझे बताइए। इसका रिमेनिंग पार्ट इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, इसका रिमेनिंग पार्ट। ओके जी, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।